नमस्कार साथियों। बहुत दिनों के बाद आज आपसे रूबरू होने का एक अवसर है। जैसा कि आप सभी को पता है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2000 तो हो चुकी है और उसके आंसर की भी जारी हो गई है। उसके बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे डाउट्स जो हैं जिन पे आपत्तियां लगा सकते हैं, उस पर अपन फिर कभी बात करेंगे। लेकिन आज जो बात करते हैं वह असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि परीक्षा सितंबर में प्रस्तावित है, संस्कृत विभाग की परीक्षा है और जिसमें मुख्य तौर पर संस्कृत साहित्य, सामान्य संस्कृत और संस्कृत व्याकरण इन तीन विषयों पर आरपीएससी ने भर्तियां निकाली हैं। और उन सारी चीजों में सामान्य संस्कृत की बात हमने पिछली क्लास में कर ली है, पिछले वीडियो में है, और आप वहां पर जाकर के उसको भी देख सकते हैं। और आज की जो वीडियो है उसका मेन पर्पस जो है वह यह है कि बहुत से संस्कृत साहित्य के जो बच्चे हैं वह कहते हैं कि सर हमें पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि वास्तव में संस्कृत साहित्य एक बहुत क्लिष्ट विषय है और उसमें पढ़ने का तरीका क्या हो सकता है, उसकी बात हम आज की इस क्लास के माध्यम से करते हैं। और जैसा कि एक चीज मैं आपको कहूंगा कि आप संस्कृत व्याकरण से तैयारी कर रहे हैं, सामान्य संस्कृत से कर रहे हैं या संस्कृत साहित्य से कर रहे हैं, लेकिन याद रखना, आप ये जो तैयारी कर रहे हो वो संस्कृत शिक्षा विभाग की कर रहे हैं। जनरल शिक्षा कॉलेज जो विभाग था वह अलग था, संस्कृत शिक्षा विभाग जो है वह अलग है। और आपने जैसे यद्यपि असिस्टेंट प्रोफेसर जो भर्ती है वह संस्कृत शिक्षा विभाग में बहुत टाइम लंबे समय बाद आई हुई है, लेकिन अपन सेकेंड ग्रेड या फिर फर्स्ट ग्रेड की बात करते हैं उसमें सामान्य संस्कृत या फिर मतलब संस्कृत वांग्मय और संस्कृत साहित्य की जब पेपर को अपन एनालिसिस करते हैं तो आपने देखा होगा कि सामान्य जो सामान्य विभाग है, सामान्य संस्कृत का जो फर्स्ट ग्रेड की भर्ती है या सेकेंड ग्रेड की भर्ती है, उसका लेवल और इसके लेवल में काफी कुछ अंतर होता है। और ये चीज आपने भी कंपेयर किया होगा क्योंकि आप सभी भी काफी अनुभवी लोग हो, तो आपने ये चीज देखी होगी कि उन दोनों का जो कंपैरिजन है उसमें काफी जो लेवल है, उस लेवल में जो संस्कृत शिक्षा विभाग के जो पेपर होते हैं वह थोड़े से लेवल के बने हुए है ना। इसलिए अपन संस्कृत साहित्य की बात करें या संस्कृत व्याकरण की बात करें या संस्कृत वांग्मय की बात करें, सामान्य संस्कृत की बात करें, तो आप तैयारी करें तो आपको थोड़ा सा डीप में जाकर के तैयारी करनी होगी, है ना। सिर्फ ऊपरी ऊपरी पढ़ लेने से अब काम नहीं चलेगा, इसलिए आपको थोड़ा सा अब डीप में जाकर के पढ़ने की जरूरत है। दूसरी बात जो है वह संस्कृत साहित्य की बात आज करते हैं। सामान्य संस्कृत और संस्कृत साहित्य इन दोनों सब्जेक्ट्स की टेस्ट सीरीज जो है वह हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे चल रही है और जिनके एक एक क्वेश्चन पेपर हैं वह भी हो गए हैं, उसका शेड्यूल फिक्स है। सामान्य संस्कृत की बात करें तो उसमें 12 पेपर हैं, संस्कृत साहित्य की बात करें तो 14 पेपर हैं और यूनिट वाइज हैं और लास्ट में फुल सिलेबस पे हैं। और सारी टेस्टों की प्रिंटेबल जो पीडीएफ है उसको आप प्रिंट निकलवा सकते हो और इसको पढ़ भी सकते हो। साथ में ही न केवल प्रश्न और उत्तर के साथ में व्याख्या और व्याख्याओं के साथ में वीडियो भी एप्लीकेशन में अपलोड है, आप वहां पर जाकर के इन सारी चीजों को भी देख सकते हैं। चलिए आज की बात करते हैं संस्कृत साहित्य और संस्कृत साहित्य का जो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दो हैं, उन दोनों का एनालिसिस करते हैं कि अपन को कैसे किस यूनिट को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कितनी किस किताब को कम मेहनत में निपटा देना है, किस में बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। इन सारी चीजों को आप अपन आज बात करते हैं। एक दूसरी बात जो सामान्य असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा हुई और उसमें और जो इसमें जो डिफरेंस है, फर्क है, वो ये है कि एक चीज याद रखना कि 40% नंबर आपको कंपलसरी लाने ही लाने। इन केस आप जीके के सब्जेक्ट में, मुख्य तौर पर सब्जेक्ट में तो आप ले आते हो, लेकिन जीके में मोस्ट ऑफ ये देखा जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर थर्ड पेपर में कि बच्चों के 40% मार्क्स नहीं आ पाते। और 40% मार्क्स अगर आपके नहीं आते हैं तो ध्यान रखना, अगर आप सब्जेक्ट के कितने भी अच्छे धुरंधर हो तो आपका सब्जेक्ट कुछ भी काम का नहीं है। इसलिए सबसे पहली बात तो ये करनी है कि आपको जीके जो है उस जीके में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करना है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करना है, लेकिन उसके साथ में ही सबसे पहली कोशिश तो यही रहना रखना है कि 40% हम ये 40% मार्क्स हम जीके वाले सब्जेक्ट में लाएं। ठीक है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट की मैं कहना यही चाहूंगा, जीके में भी जितना अच्छा स्कोर लेकर के आप जाते हो
उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। दूसरी बात, ये चीज हो सकती है जैसे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो तो आपको थोड़ा सा हमारे क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा सा हाई लग सकता है, लेकिन याद रखना कि इजी क्वेश्चन आप कहीं से भी पढ़ लोगे और उसको आप बहुत अच्छी तरह से सॉल्व भी कर लोगे। जैसे रघुवंश की बात करें, रघुवंश का पहला या दूसरे सर्ग या 13वां सर्ग अपने सिलेबस में है। रघुवंश का पहला सर्ग सिंपल सा क्वेश्चन है, रघुवंश में कितने सर्ग हैं। अरे ये क्वेश्चन तो हम हमारी टेस्ट सीरीज में शामिल नहीं करेंगे, तब भी आप कर लोगे, तो फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का फायदा क्या। इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को हमने शामिल नहीं किया है टेस्ट सीरीज में। थोड़ा सा लेवल अप हो सकता है, इसलिए आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं हो कि इतना लेवल बहुत हाई लेवल है। इस हाई लेवल की तैयारी को आप करोगे तभी आप, अगर पेपर का लेवल हाई आता है तो आप उसको फेस कर पाओगे। जैसा कि आपको पता है, सामान्य असिस्टेंट प्रोफेसर जो कॉलेज शिक्षा विभाग की हुई थी, उसमें हमारी टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चन थे वो लेवल के थे। तो जो बच्चे मतलब फर्स्ट पेपर तो सबका इजी था, सबको इजी लग रहा था, लेकिन जो बच्चे इस टेस्ट सीरीज के उस लेवल को फेस कर पा रहे थे, उनको वो सेकंड पेपर भी इतना टफ नहीं लगा। उनको ये लगा कि हाँ ठीक है, मतलब लेवल तो था, कठिन तो था, लेकिन इतना उनको कठिनाइता का अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि उनको पता था कि उनकी तैयारी जो है वह इस लेवल तक उन्होंने कर रखी थी। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप तैयारी जो है वह इस लेवल की करें कि मतलब किसी भी लेवल का पेपर आए तो आप उसको इजी वे में फेस कर पाए। ठीक है, चलिए बात करते हैं फर्स्ट पेपर की। सिलेबस फर्स्ट पेपर जो है उसकी बात करते हैं कि फर्स्ट पेपर जो है उसमें क्या क्या चीजें हैं और हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो है वह फर्स्ट पेपर है। फर्स्ट पेपर की, जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट पेपर के पहले भाग में रघुवंश है, और रघुवंश के साथ में ही कुमार संभव है। कुमार संभव के बाद में किरातार्जुनियम है। किरातार्जुनियम के साथ में ही शिशुपाल वध है, नैषधीय चरित है, बुद्ध चरित है। ये सारी जो किताबें हैं वह हमारे पहले पेपर में है। ठीक है, अब इसमें अपन बात करते हैं कि इसका जो पहला पेपर है, इसका जो पहला पेपर है उसमें रघुवंश में पहला, द्वितीय और तृतीय त्रयोदश 13वां सर्ग हमारे सिलेबस में। जैसा कि आपने सामान्य असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा जब दी थी, उसमें आपने पहला सर्ग और 13वां सर्ग, ये दोनों सर्ग तो आपने उस समय पढ़ लिए, बहुत अच्छी तरह से इन सर्गों को पढ़ लिया है। लेकिन अब एक जो दूसरा सर्ग है वह भी इसमें रघुवंश। ठीक है, तो आपको पहला सर्ग और दूसरा सर्ग, इन दोनों सर्गों को पढ़ने के साथ में ही रघुवंश का जो द्वितीय दूसरा सर्ग है उसको भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। इन दोनों सर्गों को अपन ने पढ़ लिया है पहले, तो इसको थोड़ा सा कम टाइम देना है, और इसके बाद जो 13वां सर्ग, दूसरा सर्ग है, उसको थोड़ा सा समय ज्यादा देना है, और इनके सारे श्लोकों को भी हमें देखना है। ठीक है, मैं साहित्य के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कहना चाहूंगा कि नोट्स के भरोसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, आप रेफरेंस बुक लाइए। यद्यपि समय कम है, मैं मानता हूं इस चीज को, लेकिन या तो इतने कम समय में जो श्लोक आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं उन श्लोकों को आप नोट्स बना लीजिए और उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि इतना अनुभव तो आपको भी है कि जब श्लोक पढ़ते हो तो आपको ये चीज पता हो जाती है कि यहां से प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं। और एक आदर्श परफेक्ट स्टूडेंट वही है तैयारी करने वाला जो पढ़ाई के समय ही ये डिसाइड कर लेता है कि क्वेश्चन यहां से बन सकता है। ठीक है, इसलिए रघुवंश में पहला, दूसरा और तीसरा 13वां सर्ग जो है वो हमें पढ़ना है, जिसमें दूसरा सर्ग है उसको थोड़ा सा विशेष है ना, क्योंकि उसमें नंदिनी जो गाय है, उस नंदिनी गाय की सेवा किस प्रकार से की गई थी उसका वर्णन है दिलीप के द्वारा, और कुंभोदर जो सिंह है वो उसकी परीक्षा लेने के लिए आता है। इन सारी चीजों की जो है वह इसमें आपको वर्णन मिलेगा, तो आपको इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से पढ़ना है। फिर बात करते हैं कुमार संभव। तो कुमार संभव का पंचम सर्ग और प्रथम सर्ग, तो पंचम सर्ग हमने पहले पढ़ रखा है, तो इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और जो बच्चे पहली बार मतलब सामान्य जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम हुआ उसकी तैयारी नहीं की और अभी से स्टार्ट किया है, तो आप भी इसमें कभी निश्चिंत नहीं हो, ज्यादा कोई श्लोक है नहीं, इसमें भी 50 47 50 श्लोक हैं। इस तरह से इन सारे श्लोकों को भी आपको पढ़ना है।
ठीक है। कुमार संभव का पहला जो सर्ग है, उस पहले सर्ग को भी आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। वही हिमालय का वर्णन है और हिमालय, ये सारी चीजें जो है, इन सारी चीजों को भी आपको यहाँ से पढ़ लेना है। किरातार्जुनीयम, किरातार्जुनीयम का पहला सर्ग जो है, जिसमें सुयोधन, दुर्योधन और वनेचर, सुयोधन के राज्य का जो राज्य की प्रशंसा जो है वह वनेचर आकर के दुर्योधन के युधिष्ठिर के आगे करते हैं। ये सारी चीजें जो हैं वह किरातार्जुनीयम के पहले सर्ग में है। और इसका जो दूसरा सर्ग है ना, इसमें भीम, द्रौपदी और युधिष्ठिर, ये सारे लोग यहाँ पर इनकी वार्तालाप चल रही है और भीम किस प्रकार से जवाब देते हैं और कौन सा कथन किसका है। याद रखना, इस यूनिट की जब भी तैयारी, प्रथम भाग और द्वितीय भाग की तैयारी कर रहे हो तो तृतीय भाग, तो इन तीनों में किसकी सूक्ति कौन सी है ना, किसकी सूक्ति कौन सी है ये आपको पता होना चाहिए। सूक्तियों से रिलेटेड प्रश्न आएंगे ही आएंगे 100%। ठीक है। अगर सूक्तियों एग्जामिनर थोड़ा सा डीप में नहीं जाता है, ऊपर ऊपर से क्वेश्चन बना लेता है, तो सिर्फ ये सूक्ति किसकी है, रघुवंश की है, कुमार संभव की है, किरातार्जुनीयम की है। परीक्षक थोड़ा सा डीप में जाता है तो उस सूक्ति के वक्ता कौन है ये भी पूछा जा सकता है ना। मुख्य तौर पे जो जो सूक्तियां जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा में पूछी जाती हैं, वह हमने टेस्ट सीरीज में शामिल की है, कोशिश भी किया है की है कि ये ऐसे क्वेश्चन हाँ यहाँ पर दें जिससे आपको आपकी जो तैयारी है वह उस लेवल तक पहुंच पाए। इसके बाद जो है वह शिशुपाल वध, शिशुपाल वध जो है उसका पहला और दूसरा सर्ग, पहला और दूसरा सर्ग हमारे सिलेबस में है। और इसको भी आपने, पहला जो सर्ग है उस पहले सर्ग में जो नारद हैं वह आते हैं भगवान कृष्ण के पास और उनका जो संवाद है उसका वर्णन है। शिशुपाल के वध का, शिशुपाल के जो 3 जन्म है उनका वर्णन है। इन सारी चीजों को यहाँ पर शिशुपाल वध में पहले और दूसरे सर्ग में, इन दोनों में मेंशन किया है। इनके सर्गों के नाम क्या है, इससे संबंधित भी प्रश्नों को पूछा जाता है। अगर मंगलाचरण है तो मंगलाचरण में ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो सामान्य तौर पर परीक्षा में पूछी जाएंगी। मंगलाचरण है तो मंगलाचरण का प्रकार कौन सा है, उसमें छंद कौन, अलंकार क्या है, ये चीजें पूछी जा सकती हैं। या फिर एक महत्वपूर्ण जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बार बार प्रश्नों में पूछी जाती है, वह यह है कि पहला, दूसरा या 13वां सर्ग है, इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है। और अंतिम श्लोकों में मुख्य तौर पर छंदों का पृथक रूप से प्रयोग किया जाता है, तो वो छंद कौन सा है, ये चीज भी परीक्षा में पूछी। ठीक है, इसलिए आपको यहां पर थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होना और ये बेसिक सामान्य सी और सरल सरल क्वेश्चन है, तो इनको आपको बहुत अच्छे से देख लेना है। अगली बात करते हैं नैषधीय चरित्र। नैषधीय विद्वांस औषधम, जैसे कि आप सभी को पता है, वास्तव में आप नैषधीय चरित्र पढ़ोगे तो नैषधीय चरित्र को पढ़ते समय आपको खुद को लगेगा कि वास्तव में ये विद्वानों की औषधि ही कही गई है और वास्तव में ये हकीकत भी है। जब पढ़ोगे तब आपको लगेगा भी सही। ठीक है, तो नैषधीय चरित्र का जो पहला सर्ग है, पहला सर्ग है, उस पहले सर्ग में नल और दमयंती, नल और दमयंती के प्रणय का वर्णन है। और नल और दमयंती, इस पहले सर्ग में जो नल है, उस नल 7 श्लोकों के माध्यम से नल की जो है उसके सौंदर्य आदि की, उसका वैशिष्ट्य को प्रतिपादित किया गया है। और उसके बाद फिर हंस को दूध के माध्यम से दूध बना करके किस प्रकार से उसको भेजते हैं, या उस हंस को नल जो है वह पकड़ लेता है तो उस हंस की क्या मनोदशा होती है, इन सबका वर्णन नैषधीय चरित्र में मिलता है। थोड़ा सा नैषधीय चरित्र आप पढ़ोगे तो आपको क्लिष्ट लगेगा, टफ लगेगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। नैषधीय चरित्र में जो क्वेश्चन बनते हैं वह भी हमने टेस्ट सीरीज में शामिल किए हैं, तो हमें लगता है कि इतने लेवल के क्वेश्चन वहां बनने की संभावना नहीं है। मुख्य तौर पर कुछ सूक्तियां हैं इंपॉर्टेंट, वह बनने, वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। और सामान्य सा नैषधीय चरित्र का जो परिचय है उसको वहां से भी प्रश्न बनने की रहती है, क्योंकि नेट में भी, नेट लेवल का जो एग्जाम होता है उसमें भी ज्यादा नैषधीय चरित्र के डीप में प्रश्नों को पूछा नहीं जाता है। ठीक है, चलिए बुद्ध चरितम, बुद्ध चरितम का जो पहला सर्ग है ना, भगवान बुद्ध का जो जन्म होता है और शुद्धोधन और उनकी रानी से, और उसके बाद असित ऋषि जो मुनि है वह आते हैं और वह बुद्ध के विषय में भविष्यवाणी को देते हैं। और इन सबका वर्णन जो है वह बुद्ध चरितम के पहले सर्ग में। इसमें क्या वर्ण विषय है ये चीज हमें पता होनी चाहिए, और इसके बाद में उसमें क्या श्लोक कौन से हैं आपको उसको भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। मैं फिर कहूंगा कि अगर
आपको ये चीज़ लगता है कि नोट्स से काम चल जाएगा, तो नोट्स मतलब आपके समझ में ही नहीं आएँगे, क्योंकि साहित्य के कोई भी एक श्लोक उठा करके बीच में से आपको दे दें, तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपको ऊपर का और नीचे का मैटर नहीं पता है। इसलिए आपको बहुत अच्छी तरह से इनको पढ़ लेना है। दूसरी बात, समय जो है, उस समय का ज़रूर अपन कह सकते हैं कि समय कम है, लेकिन समय कम है, लेकिन उस कम समय में किस तरह से हमें पढ़ना है, उसको आपको देख लेना है। ठीक है? चलिए, अब बात करते हैं, वह करते हैं दूसरा जो द्वितीय भाग जो है, उसकी बात करते हैं। ठीक है? द्वितीय भाग में क्या-क्या है और उसमें क्या-क्या हमें बहुत अच्छी तरह से पढ़ने की ज़रूरत है, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है? चलिए, तो दूसरा भाग जो है, वह है दश कुमार चरित। क्या है? चलिए, दश कुमार चरित का पहला उच्छ्वास जो है, वह हमारे सिलेबस में है, और दश कुमार चरित में जो राजवाहन आदि जो भी हैं, ठीक है? उनके पुत्र और उपहार वर्मा, अपहार वर्मा, वह किस प्रकार से किस-किस देश में जाते हैं, उन सब का जो वर्णन है, वह पहले उच्छ्वास में मिलता है। ठीक है? फिर बात करते हैं कादंबरी का कथामुख, कादंबरी का कथामुख और शुकनासोपदेश। शुकनासोपदेश को आपको बहुत अच्छी तरह से देखना है, क्योंकि शुकनासोपदेश जो है, तो शुकनासोपदेश में से प्रश्नों के आने की संभावनाएं जो है, वह बनती है। कथामुख से भी आने की संभावनाएं बनती हैं, लेकिन शुकनासोपदेश है, वह कादंबरी का कह सकते हैं, हृदय कह सकते हैं। इसलिए शुकनासोपदेश को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है? इसके बाद हितोपदेश। हितोपदेश का जो मित्र लाभ है, उस मित्र लाभ में जितनी कहानियां हैं, उन कहानियों को पढ़ना है। ठीक है? उसमें और पंचतंत्र में, इन दोनों में ये चीज पढ़नी है कि उनमें जो कथाएं हैं, इसका पंचतंत्र का अपरीक्षित कारकम और हितोपदेश का मित्र लाभ, इन दोनों को पढ़ते समय आपको सारी कहानियां और इंटरेस्ट आएगा। जब रात को नींद आए, उस समय आप हितोपदेश या पंचतंत्र पढ़ लो, कब रात कट जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसमें हितोपदेश और पंचतंत्र का मित्र लाभ और अपरीक्षित कारकम जब पढ़ें, तब आपको क्या ध्यान रखना है? पात्र। सबसे पहली बात क्या याद रखना है? पात्र। पात्र के साथ में ही उस पात्र का जो नाम है, जैसे मेढक है, या फिर कोई गाय है, या फिर है ना खरगोश है, तो उसका, या कछुआ है, तो उसका नाम क्या था, वो चीज आपको याद रख लेनी, क्योंकि ये, और उस कथा का नाम, हितोपदेश के मित्र लाभ में कितनी कथाएं हैं, उन कथाओं का नाम क्या है, और उस कथाओं में पात्र कौन है, इसको आप इंडेक्स ही बना लीजिए, नोट्स के तौर पर इंडेक्स ही बना लीजिए, क्योंकि आपको कथा तो पूरी याद रह जाएगी, है ना? जैसे कंबुग्रीव कथा, तो उसमें उस पूरी थीम जो स्टोरी है, वो तो हमें याद रह जाती है, लेकिन उसके जो पात्र हैं, उन पात्रों का नाम नहीं याद रह पाता है ना? तो उसको, जैसे संकट विकट बगुले थे, तो इनको आप एक इंडेक्स बना लीजिए, कथा, कथा के बाद उसमें जो पात्र हैं, उन पात्रों के नाम, तो आपको ये चीज हितोपदेश और पंचतंत्र नहीं आएगी। ठीक है? फिर बात करते हैं तीसरे इसके भाग की, जिसमें उत्तर रामचरित्र का पहले से तृतीय अंक, ठीक है, पहले से तीसरे अंक पर्यंत है। अभिज्ञान शाकुंतलम का पहला सा चतुर्थांक ये है। स्वप्न वापसव दत्तम संपूर्ण पूरी है। मुद्रा राक्षस का पहला अंक है, और मृच्छकटिकम का पहला और द्वितीय अंक है। ये हमारे सिलेबस में है। इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम का पहले से चौथा अंक जो है, उसको पढ़ो, तो उसमें जो चतुर्थ अंक है, उस चतुर्थ अंक को आपको एज इट इज बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेना है। यद्यपि आपने इससे पहले चतुर्थ अंक को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया है, लेकिन मोस्ट ऑफ जो चौथा अंक है, वह बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ भी लेना है। ठीक है? फिर बात करते हैं स्वप्नवासव दत्तम। स्वप्नवासव दत्तम में इसके जितने अंक हैं, उन अंकों का बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेना है, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट सूक्तियां हैं। स्वप्नवासव दत्तम की कुछ इंपॉर्टेंट सूक्तियां हैं, जो बार बार हर परीक्षा में पूछी जाती हैं, और आप सभी जानते हैं कि रिपीटेशन क्वेश्चनों का मोस्ट ऑफ होता ही रहता है, तो आपको उसको भी बहुत अच्छी तरह से देख लेना। ठीक है? फिर बात करते हैं मुद्रा राक्षस के पहले अंक की, और मृच्छकटिकम का पहला और दूसरा अंक। ठीक है?
वृक्षकटिकम में पात्र कौन थे और पात्र में मतलब सारे पात्र, राजा रानी, उनका बेटा या मंत्री हैं, इन सारी चीजों को आपको याद रख लेना। दूसरा एक चीज ये याद रख लेना कि नाटकों की जब भी बात करते हैं तो उसका विभाजन या उन नाटकों का जो नामकरण है ना, नाटकों का जो नामकरण है उसको आपको बहुत अच्छी तरह से देख लेना है कि उसके नाटकों का, जैसे ये अभिज्ञान शाकुंतलम के 1 से 4 अंक, 1 से 7 अंक है वैसे, तो 1 से 4 अंक का नाम क्या है वो हमें पता होना चाहिए। स्वप्न वासव दत्तम जो है उसमें स्वप्न वासव दत्तम जो नामकरण है वह किस अंक के आधार पर है वो हमें पता होना चाहिए। मुद्रा राक्षस और मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम में जो भी इसके अंक हैं उन अंकों का नाम क्या है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए क्योंकि ये चीजें परीक्षा में पूछी जाती हैं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट जो भाग है, एक नल चंपू और चंपू रामायण, और इससे रिलेटेड मोस्ट ऑफ बहुत बच्चों के कॉल और बहुत मैसेज मिलते हैं कि सर इसका कैसे करें, सर इसका मैटर हमें प्रोवाइड करवा दो क्योंकि ये तो कभी पढ़ी नहीं है ना। इस चीज में 2-3 चीजें कंफ्यूजन करती हैं। एक तो ये रहता है कि चंपू रामायण, नल चंपू का पहला और द्वितीय उच्छ्वास, पहला उच्छ्वास तो जो है वह हमने नेट की परीक्षा में पढ़ रखा हुआ होता, लेकिन द्वितीय दूसरा उच्छ्वास जो है वह हमने पढ़ा नहीं है। तो इसके लिए मैं इन दोनों के लिए एक बुक सजेस्ट करूंगा। चौखंबा प्रकाशन की एक बुक आती है, किसकी आती है? चौखंबा प्रकाशन की, इसका कवर येलो कलर का कवर है, आप देखना उसको तो आपको वहां मिल जाएगी। तो इन दोनों के लिए चौखंबा प्रकाशन की एक बुक आती है, नलचंपू पहला और दूसरा उच्छ्वास और चंपू रामायण का बालकांड। ठीक है, याद रखना रामायण का बालकांड और चंपू रामायण का बालकांड दोनों, हालांकि मैटर दोनों में मिलता है, लेकिन चंपू रामायण में कुछ जो गद्य भाग है वह अलग से ऐड किया गया है, इसलिए इसको चंपू रामायण को आपको एक, तब इस आती है चंपू रामायण तो उसका बालकांड अलग से आता है, तो वो आप चौखंबा प्रकाशन ऑनलाइन भी मिल जाएगी ये बुक आपको, या फिर जहां भी आपका सोर्स है या कोई बुक स्टोर है वहां से जाकर के आप इसको खरीद सकते। ठीक है, तो ये चौथा भाग, इसमें नल चंपू और चंपू रामायण इन दोनों को बहुत अच्छी तरह से देख लेना। इसके जब टेस्टों का जब सॉल्यूशन अपन देखेंगे तब आपको मैं सारी चीजें जहां पर क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं उन सारी चीजों को वहां पर अपन देख लेंगे उस समय। ठीक है, चलिए, तो ये तो जो भाग बात हुई वह चतुर्थ भाग की बात हुई। आगे बढ़ते हैं। के बाद जो है वह अपन बात करें तो वह बात करते हैं द्वितीय पत्र, प्रश्न पत्र। द्वितीय प्रश्न पत्र की बात करने से पहले अपन एक चीज देखते हैं, वह यह है कि इसका जो प्रथम प्रश्न पत्र का 5वां भाग है उसकी बात कर लेते हैं। तो उसमें जो है वह क्या है, तो प्राचीन कवियों का सामान्य परिचय और अर्वाचीन, प्राचीन और अर्वाचीन दोनों कवियों का जो परिचय है वह इसमें है, जिसमें वाल्मीकि, भास, कालिदास, अशोक, इन सारों का परिचय जो है वह हमें पता होना चाहिए। इनका समय क्या था, ये किसके राज्याश्रय में रहते थे, इन्होंने कौन सी रचनाएं की है, उन रचनाओं पर कौन कौन सी टीकाएं हैं, और उस रचनाओं का सामान्य परिचय, सामान्य जानकारी हमें पता होनी चाहिए कि जैसे कालिदास है तो कालिदास ने ऋतु संहार लिखा था, संहार में किसका वर्णन है और उसका क्या कौन सा अंगी रस है, प्रधान रस कौन सा, इन सारी चीजों को हमें पता होना। ठीक है, फिर अर्वाचीन कवि के सामान्य परिचय में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने पहले पढ़ रखे हैं, लेकिन अंबिका दत्त व्यास जो परिचय हमारे पहले हमने नहीं पढ़ा है, आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जिनका परिचय हमने नहीं पढ़ा है, गुलाब चंद्र चुलेट इनका परिचय हमने नहीं पढ़ा है, तो थोड़ा सा इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने की जरूरत है। बाकी ये यूनिट मेरे को लगता है आप सभी बहुत अच्छी हो गई होगी ऐसा मैं मानता हूं, लेकिन जो ये अर्वाचीन कवि हमारे लिए नए हैं उन अर्वाचीन कवियों के लिए आपको अलग से इसका मैटर कलेक्ट कर लेना है, और इसके लिए जैसे कि आपको पता है एक बुक जो है वह मधुबाला शर्मा और इनकी आती है, उसमें शायद राधा वल्लभ त्रिपाठी और इनका परिचय नहीं मिलता है, लेकिन दूसरी बहुत सी बुक्स है जिनमें राधा वल्लभ त्रिपाठी, गुलाब चंद्र चुलेट इनका परिचय भी आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक है,
चलिए, ये तो बात हुई फर्स्ट प्रश्न पत्र। अब बात करते हैं सेकंड जो पेपर है, किसकी बात करें? सेकंड प्रश्न पेपर की। तो सेकंड पेपर की बात करें तो सेकंड पेपर जो है, इसमें जो है वह काव्य शास्त्र से संबंधित जो है वह विषय है। कौन सा विषय है इसमें? काव्य शास्त्र से संबंधित इसमें विषय मिलता है। और काव्य शास्त्र जो है वह अपने आप में संस्कृत साहित्य में बहुत टफ लगता है, हमें लगता है टफ। और उसी में साहित्य दर्पण का सातवां, आठवां और नौवां परिच्छेद, सातवां, आठवां और नौवां परिच्छेद, ये हमें पढ़ना है। ठीक है। और इसमें जैसे गुण आदि तो आपने पढ़ रखा है, लेकिन इसमें रीति आदि भी पढ़ना है। ठीक है। तो ये साहित्य दर्पण कुवलयानंद, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, इसको बहुत अच्छी तरह से देखिएगा। ये जो है वह जयदेव का जो जयदेव की जो चंद्रालोक है, जयदेव की चंद्रालोक, जिन्होंने साहित्य से फर्स्ट ग्रेड की संस्कृत डिपार्टमेंट की तैयारी की होगी, इन्होंने चंद्रालोक पढ़ रखा है, तो उनको कुवलयानंद पढ़ने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जयदेव का जो चंद्रालोक है, उसी को आधार बना करके कुवलयानंद लिखा गया आपका दीक्षित। ठीक है। तो इसके जो प्रारंभ के 20 अलंकार है, इन 20 अलंकारों का लक्षण और 20 अलंकारों के जो उदाहरण है, वह आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेने हैं। ये चीज याद रखना कि ये दोनों जो यूनिट है, पहली और दूसरी, उसमें कुवलयानंद बहुत इंपॉर्टेंट है। और काव्य प्रकाश तो मैं हमेशा बोलता हूं कि काव्य प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम की जान कह सकते हैं। हर एग्जाम में सिलेक्शन को डिसाइड करने वाला ग्रंथ है, वह काव्य प्रकाश है। तो आपको काव्य प्रकाश ऑथेंटिक बुक से, रेफरेंस बुक से पहला, दूसरा और तृतीय उल्लास जो है वह आपको पढ़ना है। फिर ध्वन्यालोक, प्रथमोद्योत, वही आपने पढ़ रखा है, नेट में भी पढ़ रखा है। और ध्वन्यालोक में जो 19 कारिकाएं हैं प्रथम उद्योत की, वो कारिकाओं से सहित, और इसके बाद जो अभाववादी, अभाक्तवादी और लक्षणीयतावादी, अभाववादी, भाक्तवादी और अलक्षणीयतावादी, इनकी क्या क्या कथन है, ये सारी चीजें, इनके क्या क्या पक्ष हैं, इन पक्षों को आपको बहुत अच्छी से देख लेना है। ठीक है। तो ये तो बात हो गई ध्वन्यालोक की। फिर नाट्य शास्त्र का पहला, दूसरा और छठा अध्याय, ये आपको पढ़ना है, और ये आपने पहले पढ़ भी रखा है। ठीक है। दश रूपक में पहला और दूसरा प्रकाश पढ़ना है आपको। और रस गंगाधर, है ना, नाम सुनते ही हमें डर लगने लगता है कि अब रस गंगाधर कैसे पढ़ेंगे। ठीक है। तो रस गंगाधर भी हमें पढ़ना है, लेकिन उसके को पढ़ने का जो तरीका है वह थोड़ा सा जो है वह टफ जरूर है, थोड़ा सा टफ जरूर है, लेकिन आप अगर नोट्स वगैरह बना करके इसको करोगे, तब भी ये जो है वह आराम से आप इसको कर लेंगे। ठीक है। चलिए, अब आगे बात करते हैं, वह है काव्य मीमांसा की। किसकी बात करते हैं? काव्य मीमांसा की। और काव्य मीमांसा जो है, उस काव्य मीमांसा में उसका जो प्रथम अधिकरण है, उस प्रथम अधिकरण में पहला, दूसरा और तृतीय अध्याय, काव्य मीमांसा का पहला, तीसरा और तृतीय अध्याय हमें पढ़ना है। और इसके क्वेश्चन आपको नेट जो एग्जाम होता था उसमें पहले काव्य मीमांसा था वहां के सिलेबस में, तो वहां से अगर कोई नेट के पुराने पेपर होंगे तो वहां पर भी इनके क्वेश्चनों को आप देख सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो ये काव्य मीमांसा की बात हो गई। और इसके बाद पंचमो भाग, इस पांचवें भाग में जो छह संप्रदाय हैं और प्रमुख काव्य शास्त्रीय जो काव्य शास्त्रकार हैं, उनके परिचय जो हैं वह आपको देखना है। और इसके लिए छह अलंकारों को जो पढ़े तब बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, किसने क्या माना है, कितने भेद किसके माने हैं, वक्रोक्ति के कितने माने, रीतियां कितनी मानी, किसने क्या माना है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। रस संप्रदाय में किसने क्या कहा है, कितने मत, कितने वाद प्रचलित हैं, ये सारी चीजें आपको वहां पता होनी चाहिए। और प्रमुख काव्य शास्त्रीय कवियों के जो परिचय हैं, उसमें इन सबके परिचय, है ना,
हेमेंद्र है, कुंतक है, अभिनव गुप्त है, ब्रह्मानंद शर्मा, ब्रह्मानंद त्रिपाठी है। ब्रह्मानंद त्रिपाठी और ब्रह्मानंद शर्मा ये जो है वो अलग-अलग हैं, वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं हो कि आप एक ही हैं करके उसको छोड़ करके ही चले जाएँ। ठीक है? तो ये जो हैं वह प्रमुख काव्य शास्त्रीय शास्त्रकार हैं, इनके परिचय हैं। इन सारी चीज़ों को अपन टेस्ट के माध्यम से भी देखेंगे ही। शेड्यूल आप जैसा कि आपको पता है जारी हो ही चुका है और उसका फर्स्ट टेस्ट भी हो गया है। आप सभी ने दिया भी है। चलिए अगली क्लास के साथ में फिर मिलेंगे। आप अपनी तैयारी को अनवरत रूप से कंटिन्यू, समय कम है और इस समय और इस अवसर को नहीं गंवाएँ और कंटिन्यू जारी रखें। अगली क्लास के साथ में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।